व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप हमारा प्रोग्राम जो है वो देखते हैं यूथ के साथ स्पेशल एपिसोड्स में। हमने ऑक्सफोर्ड से लेके कैम्ब्रिज तक कवर किया। हमने आपको आपके सामने पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर्स को अकाउंट किया यूथ के सामने। आज एक दफ़ा फिर इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बड़ी अहम नशिस्त है और ये उस तनाजुर में है कि रिसेंटली हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मामला जो है, वैसे तो अक्सर जो है वो बिगड़ते रहते हैं, लेकिन रिसेंटली दोबारा उनमें एक हाइप आई जब हिंदुस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो ढाका यूनिवर्सिटी में गए। ढाका जाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई उसके बाद फिर पाकिस्तान में लेके ये कंट्रोवर्सी उठी कि जिस तरह उन्होंने ये कहा कि बंगाल के साथ मूवमेंट में वो शामिल थे 71 में और उन्होंने पाकिस्तान तोड़ने में एक बड़ा मेजर रोल प्ले किया। उससे पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो ताल्लुकात थे उनमें खासा तनाव आ गया। तो हमने समझा कि बेहतर समझा कि जो यूथ है इंडिया और पाकिस्तान की, उनसे पूछें ज़रा प्रॉस्पेक्ट्स क्या है सब कॉन्टिनेंट में पीस के। वो लड़ते लड़ते जो है वो 6 डेकेड्स हो गए और ना वजह समझ आ रही है कि अगर फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान ट्रूस हो सकता है। यूरो करेंसी पूरे यूरोप में एक मौके पे एक दूसरे के खिलाफ जंगों पे आमादा थे और जंगें लड़ी भी हैं, कभी 30 ईयर्स वॉर, कभी 100 ईयर्स वॉर। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पीस क्यों नहीं हो सकता, इस इशू के ऊपर आज बात करेंगे। पैनलिस्ट का आपसे मैं तारुफ करा दूं। हमारे आज के जो पहले पैनलिस्ट हैं फरूख सिद्दीकी, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। गिव हिम अ वार्म हैंड प्लीज। पाकिस्तानी पैनल में उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर अदील मलिक साहब। अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्लोब फेलो हैं इकनॉमिक्स ऑफ मुस्लिम सोसाइटीज ऑफ ऑक्सफोर्ड के, और आपकी जो रिसर्च है वो तरक्की पजीर ममालिक में माशी सूरत हाल के हवाले से है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कायद आज़म फेलो हैं। आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी और खारजा अमूर और भारत और अफगानिस्तान के खत्ते पर भी गहरी निगाह रखते हैं। पता नहीं कितनी गहरी पूछ लेंगे अभी। मेरे साथ बैठे हुए ऑनरेबल अंजुल खदरिया, इफ आई प्रोनाउंस वेल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। प्लीज गिव हिम अ वार्म हैंड। उनके साथ बैठे हैं अचिंत शर्मा। आप मोबाइल इंडस्ट्री से हिंदुस्तान की कई सालों से वाबस्ता हैं और शिवलिंग फेलोशिप में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ हैं। उनके साथ बैठे हैं विजय हिरानी, हिस्ट्री और फिलॉसफी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के आप टीचर हैं। मैं अगर आपसे बात का आगाज कर लूँ, मुझे फ्रैंकली बताइएगा कि जैसे कि मैंने शुरू में ये कहा कि अब मामला रिजॉल्व नहीं कर सके, हालांकि बहुत से लोगों ने कर ली कंट्रीज जो यूरोप में जहाँ बैठे हैं। इंडिया जो है वो लेके पाकिस्तान के मतलब क्या इमेज रखता है, एक तो ऑनेस्ट बताइएगा, खासतौर मुंबई अटैक्स के बाद। किसी को कोई ऐसे खराब इमेज तो है नहीं, बिकॉज वी नो कि पूरा पाकिस्तान तो ऐसे खराब होगा नहीं। लाइक पर्सनली वी थिंक लाइक पाकिस्तानी पीपल मस्ट बी लाइक सेम एज अस, लाइक उन लोग से सेम कल्चर फॉलो करते हैं, सेम कपड़े पहनते हैं, सेम भाषा बोलते हैं, मूवीज हम लोग सेम देखते हैं, खाना भी हम लोग सेम खाते हैं। तो मेनली प्रॉब्लम जो होता है वो गवर्नमेंट्स के बीच में होता है। तो मैं पर्सनली मैं ऐसा कहूंगा कि जो प्रॉब्लम्स होता है वो दो गवर्नमेंट्स के बीच में होता है, नॉट बिटवीन द पीपल ऑफ द टू कंट्रीज। जैसे मैं यहाँ ऑक्सफोर्ड में आया तो यहाँ पर बहुत मुझे वार्म एंड बहुत अच्छे लोग मिले, पाकिस्तानी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले। मेरे लैंडलॉर्ड पाकिस्तानी है, हम लोग फूड शेयर करते हैं आपस में, वो हमेशा मुझे हेल्प करते हैं। लेकिन आप जो बात इधर की बता रहे हैं, आपको लगता है कि इंडिया में भी यही इमेज है पाकिस्तानियों के बारे में? ऑफ कोर्स शाहिद अफरीदी मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्रिकेटर्स है। जब वो रिटायर हुए तो मुझे उतना ही बुरा लगा जितना जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे तब। अच्छा, प्रॉब्लम तब आती है जब गवर्नमेंट्स के बीच में प्रॉब्लम आती है। अगर पाकिस्तान और इंडिया में इतनी ही डिफरेंसेस नहीं है ना कल्चर को लेके और ना किसी और चीज़ को लेके, तो फिर इंडिया और पाकिस्तान जो है उनके दरमियान इतनी टेंशन क्यों रहती है, इतनी जो है वो प्रॉब्लम्स क्यों है? अगर कल्चर भी एक है जैसे ये बता रहे हैं और इंडियंस पाकिस्तान के मुतालिक सोचते ही बहुत अच्छा है, जो आपके हीरोज हैं पाकिस्तानियों के वो कह रहे हैं मेरे भी हीरो है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है आपके नजदीक? एग्जैक्टली कल्चर एक जैसा तो नहीं, फर्क है। दो अलग कौमें हैं जिसकी बुनियाद पर ये मतलब पाकिस्तान अलहदा भी हुआ और जिस तरह से 1947 में हुआ, वरना तो साथ चलते रहते हैं। उसके अलावा और जो जहाँ तक बात है, जिस तरह एंजुल ने बताया कि दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान है, नो डाउट गवर्नमेंट्स के दरमियान है और गवर्नमेंट्स आगे हाथ भी बढ़ाती हैं और कई दफ़ा फ़र्क भी आ जाते हैं। जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ
जब नरेंद्र मोदी की ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उसमें बजाते खुद गए थे वो। हालांकि उस मौके पे बहुत सारी अलग भी थी, लोग कुछ लोग मतलब इसको पसंद भी नहीं कर रहे थे। फिर उसके अलावा अभी भी बहुत सारे मौक़ों पे मतलब पाकिस्तान भी हाथ बढ़ाता है, इंडिया भी बढ़ाता है। एक दफ़ा एक ज़माने में वाजपेयी साहब बस के ज़रिए भी आए थे। जो सबसे नाजुक तरीन बात है वो अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं मतलब इनको ख़ास तौर पर ख्याल करना चाहिए बयानबाजी करते हुए। कश्मीर पे आपकी क्या पोजीशन है पाकिस्तान की? इंडियन ऑपरेटिव कश्मीर, जिसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं, उस जी पाकिस्तानी, उस लिहाज से अगर देखा जाए मेरा वही मौक़िफ़ है जो तमाम पाकिस्तानियों का है, और वो यकीनन यही है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं 1947 पर, उस मौके पर जो मतलब यानी कि वो जो फार्मूला तय हुआ था, जो अवाम के लिहाज से तय हुआ था, जो अवाम को देखा जाएगा वो वहाँ पे उसी के मुताबिक किया जाए। हाँ जी बिल्कुल। कश्मीर का क्या मसला है यार, हल कर दें। वहाँ पे इतनी छोटी सी वैली है, वहाँ पे प्लेबिसिट नेहरू साहब ने खुद कमिट किया हुआ है। मैंने उनका एड्रेस सुन रहा था 1961 का रेडियो ब्रॉडकास्ट, और उसमें उन्होंने मुझसे प्लेज नहीं किया, उन्होंने किसी और से प्लेज नहीं किया, उन्होंने कश्मीर की आवाम से प्लेज किया कि जो इंडियन कश्मीर है वहाँ प्लेबिसिट होगा। तो नेहरू इज अ फाउंडिंग फादर ऑफ योर कंट्री, अगर आप वो उनका प्लेज ही फुलफिल कर दें तो मसला हल ना हो जाए इंडिया पाकिस्तान में। I haven't heard that, so personally अभी वो like जब उनका देहांत हुआ था मैं तब तक बॉर्न भी नहीं हुआ था। फादर्स डे, लेकिन अगर कोई चीज़ आपने नहीं सुनी तो उसका मतलब थोड़ी वो फैक्ट नहीं है। जिस वक्त इंडिया की डिक्लेरेशन का ऐलान हुआ था, इंडिया आज़ाद हो सकता पैदा थे, इंडिया तो आज़ाद हुआ ना। उन्होंने किस माहौल में, किस हालात में वो किया था, उसमें अलग माहौल होंगे। When you say India, Kashmir is an integral part of India, that means you don't believe in plebiscite over there. Of course, I believe Kashmir is an integral part of India. तो फिर ये तो bone of contention रहेगा, because they think it is their integral I part. haven't heard what Nehru has said. That is why I cannot comment. Exactly what I'm saying he has said, but I still like I cannot like. Of course, respect your words, but I cannot take it for granted. Like मैं कुछ भी कहूँ उनके। अच्छा, अगर नेहरू साहब ने ये कहा हुआ तो आप समझते हैं आप पे आपकी गवर्नमेंट्स पे मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि इसको फुलफिल किया जाए, या फिर भी नहीं बनती? It depends on the situation. नेहरू ने किस सिचुएशन में कहा था, आज क्या सिचुएशन है हमें देखना पड़ेगा। लोग मतलब वहाँ के लोग क्या। India believes in the mandate of UN or don't? India do believe if it's against India, if it's against the Union of India, then India has no position to believe. No, लेकिन then you have to resign from UN at the least if you. There is a full resolution passed for plebiscite in Kashmir. That mainly depends on the situation, and India believes in United Nations organization. हमारी ठीक है अब्दुल मलिक साहब, यहाँ पे आप जब obviously यहाँ एक वेंटेज पॉइंट डिफरेंट होता है ऑक्सफोर्ड में बैठ के चीज़ों को देखने का, इंडिया पाकिस्तान जाके डिफरेंट होता है। आपको क्या लगता है ये कश्मीर वगैरह रेट्रिक्स हैं, ये कल्चरल डिफरेंस रेट्रिक्स है, प्रॉब्लम कुछ और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, या आप समझते हैं यही मेन कंटेंशन है? कश्मीर से ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है वो यहाँ के अवाम का जो दूर रस सोचने की बात है कि दो अगर नेबर्स हैं, और मेरे ख्याल में जो हमारे बानियाने पाकिस्तान थे और हिंदुस्तान भी, वो दोनों अच्छे नेबरली रिलेशन रखना चाहते थे। मसला ये हो रहा है कि अभी आप और मैं आपको आपकी तवज्जो रीसेंट इवेंट्स की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि पहली मरतबा पाकिस्तान में और चाइना की जो कॉरिडोर की बात हुई, जिसको मैं एज एन इकोनॉमिस्ट ज़्यादा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, कि एक नई सूरत पैदा हुई है कि मिलिट्री भी डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट को टेकअप कर रही है, और वो बाय एंड लार्ज पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में है कि ज़्यादा इकोनॉमिक लिंकेजेस बने, क्योंकि ये वो रीजन है जहाँ सारी दुनिया को तशवीश है कि टेररिज्म होती है। और अगर आप ज़्यादा रिसर्च पढ़ें तो वायलेंस ट्रैप, एक रिसेंट पेपर आया जिसमें उन्होंने कहा कि यू कैन फाइट वायलेंस थ्रू द इकोनॉमिक्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। जितने ज़्यादा इंटरलिंकेजेस होंगे इकोनॉमिक, उससे कॉस्ट ऑफ वायलेंस बढ़ेगा, ठीक है, और पार्टी ज़्यादा इंटीग्रेट होंगी। ये ऐसी चीज़ है जो अमेरिका के भी और हिंदुस्तान के भी मुफाद में है कि यहाँ पे इस तरह का कॉरिडोर बने। लेकिन रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स आई ढाका यूनिवर्सिटी में भी इंडिया की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है, जिसमें ब्रह्मचरणी के आर्टिकल्स में पढ़ता रहा हूँ, प्रोजेक्ट सिंडिकेट पे, बाकी वो बहुत यकसू होके पाकिस्तान चाइना कॉरिडोर की मुखालफत कर रहे हैं, जो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इसकी कोई वजह होनी नहीं चाहिए। ये जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इस वक्त आए हैं नरेंद्र मोदी साहब, आपको लगता है कि उनके हाथों पीस इनिशिएटिव ट्रांसफॉर्म हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान? क्योंकि उनकी जो पीछे भी हिस्ट्री है, जो इंडियन मीडिया से पता चलती है हमें, जिनमें उनके ऊपर इल्ज़ामात लगे एलिज्ड मर्डर का मुस्लिम्स इन गुजरात, कोर्ट ने बाद में उनको क्लियर कर दिया, लेकिन जिस तरह इंडियन मीडिया ने उनके ऊपर स्टिंग ऑपरेशंस किए और उनके ऊपर जिस तरह फिर अमेरिका का वीज़ा उनको रिफ्यूज़ हो गया, इस तरह उनकी जो एक सब पार्टी है राष्ट्रीय सेवक संघ,
मैं देख रहा था अभी इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर एक मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन जो है वो खड़े होके ये कह रहे थे कि इंडिया के अंदर एक नया रिवाज शुरू हो गया है नरेंद्र मोदी साहब के दौर में कि मुसलमानों को हिंदू बनाए जाने का और उसको इनकरेज करने का, कई जगह पे फोर्स करने का। तो आपको लगता है कि अगर ये सारी बातें इस तरह दुरुस्त हैं जो वहां से खबरें आती हैं, तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कभी भी वॉर हिस्टेरिया से बाहर निकल के कोई मॉडरेट विजडम ला सकेंगे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान? I think compared to many मेरे ख्याल में अगर आप इस जमीन पर मौजूद मुख्तलिफ मुआशरों का मुआजना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा अदालती निज़ाम बहुत बेहतर है और ये अदालती निज़ाम तमाम इश्यूज पर नजर रखता है। उसके बाद हमारा इंतखाबी निज़ाम आता है जिसमें लोगों को फैसला करना है कि उन्होंने इक़्तिदार किसको देना है और उन्होंने फैसला उसके हक में दिया, वो हमारा लीडर है। वो उसका या मेरा लीडर नहीं बल्कि वो 1 अरब लोगों का लीडर है। आप इसको एक इंतखाबी कामयाबी नहीं कह सकते। आप समझते हैं इलेक्टेड मैंडेट होना जो है मैं ये कह रहा हूँ इलेक्टेड मैंडेट किसी को मॉडरेट साबित कर सकती है। मतलब पाकिस्तान में जनरल ज़िया-उल हक इलेक्ट हो गए, इटली जर्मनी में हिटलर इलेक्ट हो गए। मैं कह रहा हूँ मतलब आपको इलेक्टेड मैंडेट की बेस पे लीडर को जज करना है या उसकी विजन और उसकी पॉलिसीज के ऊपर आपको जज करना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक। अगर आपने इस इलेक्शन को देखा हो तो आपको पता चलेगा लोगों ने उसकी शख्सियत को वोट नहीं दिया बल्कि उसके उसूल को वोट दिया जिसके लिए वो खड़ा हुआ। अपने पूरे दौर में उसने तरक्की की बात की। गवर्नेंस और तरक्की 2 अहम सुतून हैं। वो तो आप इंटरनल हो गया ना, यू टॉकिंग अबाउट इंटरनल इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेन अफेयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट हिज रिलेशनशिप विद द नेबरिंग कंट्रीज। and he has reached out to every वो हर एक मुल्क में गया, जापान, रूस, चीन, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन, दूसरे मुल्कों के साथ बेहतर ताल्लुकात के वो हक में है। नहीं, आपको लगता है कि ढाका के अंदर जाके एक स्टेटमेंट ऐसी देना जो इतनी प्रोवोकेटिव हो, इसमें चेरिश करना ब्रेकअप ऑफ अ नेबरिंग कंट्री, इट विल ब्रिज द गैप बिटवीन द टू कंट्रीज? आप एक सहाफी हैं, आप बेहतर जानते हैं कि चीजों की तशहीर कैसे की जाती है। How can I know what's going on in Mr. Modi's mind? Not about Mr. Modi's mind, but about how things are quoted, unquoted, blown up, all of that. नहीं, ये तो हमने सुना है वीडियो। That's what I'm saying. The context and all of that is, I'm not. I was not. मैं सयाको सबा की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं मुलाकात में मौजूद नहीं था। और जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात की बात है तो मेरा यकीन है कि जमहूरियत और गुड गवर्नेंस के उसूलों पर अमल करते हुए हम दोनों मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। That with development and good governance and true democracy, I think we will flourish together. जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है वहाँ पर जमहूरी अक़दार अभी मजबूत नहीं। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है कि ये जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती कि एक कंट्री जो है पाकिस्तान उसमें डेमोक्रेसी उसका नर्चर नहीं कर रही तो आप 71 की हिस्ट्री को रिपीट करने का ख्वाब सोचे कि I don't think any और 71 में आई थिंक पाकिस्तान हैड द फर्स्ट मेजर इलेक्शंस, इट वाज द फायर मोस्ट डेमोक्रेसी एट दैट टाइम एंड इट गॉट ब्रोकन आउट। मतलब अगर ये आर्गुमेंट आप दे रहे हैं, दिस इज योर आर्गुमेंट। अगर हम खुलकर बात करें तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी मौके पर कोई इंडियन मौजूदा हालात में जंग का सोच रहा है। हम मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं, हम तरक्की चाहते हैं और इस मामले में हम बहुत बेहतर हैं। पूरे मुल्क में उम्मीद की एक फजा कायम है और हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहना चाहते हैं। राइट, एक शख्स डिसाइड कर देता है वॉर कभी कभी। पाकिस्तान में वन मैन शोज काफी रहे, ठीक कह रहे हैं, डेमोक्रेसी नहीं आई। मुशर्रफ साहब ने कई ब्लंडर्स कर दिए, एक आदमी, नो कैबिनेट, नो अकाउंटेबिलिटी। लेकिन फिर आपको इतना शिकवा क्यों है अगर नरेंद्र मोदी एक आदमी जो है पाकिस्तान को, अगर वो इस तरह की बयानबाजी करे तो उसको सिर्फ बयानबाजी ही क्यों नहीं समझना चाहिए? उसमें दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन क्यों शुरू हो जाती है? देखिए कामरान, आपने जो बात शुरू की वो 1971 के रेफरेंस से की, जो कि मोदी साहब ने एक स्पीच की ढाका में। ऑल ऑफ अ सडन जब हम पाकिस्तान को देखें तो वहाँ पे कोई भी एंटी इंडिया फीलिंग्स नहीं है, ना पब्लिक ओपिनियन में, ना पॉलिटिशियंस को। मतलब इन अ सेंस कि आप देखें ना, नेशनल डिस्कोर्स जो है, इवन आप टॉक शोज में भी देख लें, थीम को ज्यादा अपना टॉक शोज में तो बहुत ज्यादा एंटी इंडिया फीलिंग्स आई हैं। नहीं, ओनली व्हेन इन रिस्पांस टू व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, क्योंकि पीपल आर सरप्राइज्ड कि जब ऐसा कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी रिलेटिव पीस है कुछ महीनों से, ऑल ऑफ अ सडन क्या मसला है। तो उसकी एक एक्सप्लेनेशन जो अभी आ रही है वो ये आ रही है कि एक जो थ्योरी इलेक्शन टाइम पे इंडिया में चल रही थी कि अगर तो मोदी साहब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे या जो भी प्रोमिसेस हैं
वो डिलीवर ना कर पाए, क्योंकि गुजरात को डेवलप करना एक बात है, पूरे हिंदुस्तान को डेवलप करना दूसरी बात है। तो मूविंग इंडिया आउट ऑफ इकोनॉमिक स्टैग्नेशन वाज अ ह्यूज इलेक्शन प्रॉमिस। इफ यू कांट डिलीवर देन पाकिस्तान इज ऑलवेज देयर कि आप अपने प्रॉब्लम्स एक्सटर्नलाइज कर दें। तो लाइकवाइज पाकिस्तान में भी होता रहा, लेकिन बैक इन द 90s। अब पिछले 15-20 साल से, एंड आई थिंक आवर इंडियन पैनलिस्ट ऑल्सो और वाइडर जो लोग जहाँ इनको मिलेगी, इसको अहमियत देनी चाहिए कि पाकिस्तान हैज़ सीन अ वंडरफुल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ट्रांजिशन इन द पास्ट अ कपल ऑफ डेकेड्स। उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसमें आप सरप्राइज होंगे कि काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं रीजनल पॉलिसी के ऊपर भी पाकिस्तान का जो। मेरा आपसे एक सवाल है सर, सॉरी आपको मैं इसमें, आप लोगों पे इल्जाम है कि आपने जितने भी इंडिया के एलाइज टेररिस्ट हैं उन सबको पनाह दी हुई है अपने मुल्क के अंदर, हाफिज सईद से लेके जिन लोगों ने जहाज अगवा किए और कैदी छुड़वाए, उससे लेके दाऊद इब्राहिम, तो वो अगर आपके पास है तो आप इनके हवाले करते हैं, इससे बड़ा अच्छे ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे दोनों मुल्कों के। कामरान ठीक है, इसमें पाकिस्तान के ऊपर आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, वैलिड कर सकते हैं, बट यू गो बैक टू 90s। अनलेस कि आप ये वाला आर्गुमेंट दें मोदी साहब वाला के हाफिज सईद को भी क्लीन चिट मिली, सब मोदी साहब को क्लीन चिट मिली। नहीं, मैं गुजरात राइट से मैं वही कह रहा हूँ कि ये टिट फॉर टैट है। इसमें 90s में जाए तो एमक्यूएम के काफी सारे लोग वहां से ट्रेनिंग ले रहे थे, तो जब भी कोई एथनिक या दूसरी, आप कह रहे हैं मतलब इंडिया वाज फॉर्मली ट्रेनिंग देम, मतलब देयर इज क्लियर कट एविडेंस, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर पाकिस्तान ने भी इस तरह का रोल प्ले किया और 90s के अंदर, तो स्टेट्स ऑलवेज डू। उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, दे ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, या जहां भी वीक पॉइंट्स होंगे राइवल्स के, उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर तालिबान की प्रॉब्लम पाकिस्तान में है, बलूचिस्तान की है, तो आई विल बी रियली सरप्राइज्ड कि अगर रॉस के अंदर एंगेज नहीं है। लाइकवाइज अगर कश्मीर में थोड़ा सा इशू दोबारा अलाइव हो जाए। पॉइंट आ गया विजय रानी साहब, मेरा ज़हन अभी तक अटका हुआ है नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर। इसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ना होती, लेट सपोज, और किसी और आयरन फिस्ट मैन की हुकूमत होती, या एलिजिडली रेडिकल किस्म के इंसान की होती, जिसको या कंट्रोवर्शियल, मतलब हम वाजपेयी साहब के मुतालिक ये बात नहीं कह सकते, हालांकि ही बिलोंग टू द सेम पार्टी क्लैन, लेकिन वो ही प्रूव टू बी वेरी मॉडरेट। उन्होंने जिस तरह पीस के इनिशिएटिव्स लिए, शायरी की, बस, लेकिन मोदी साहब का मामला फिर। तो मैं कह रहा हूँ अगर हम ये आर्गुमेंट बीच में ना लाएं जो अभी चिंतो शर्मा जी ने दिया है कि वो कोर्ट से क्लीन चिट, क्योंकि पाकिस्तान के कोर्ट्स तो पूरी दुनिया में एक्नॉलेज किए जाते हैं, इंडिपेंडेंट कोर्ट जब से इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट हुई, और उन्हीं कोर्ट से हाफिज सईद को भी क्लीन चिट दे दी, जो आप लोगों का टेररिज्म का इल्जाम है। अगर हम ये आर्गुमेंट ना लाएं इन द जस्टिफिकेशन ऑफ मोदी साहब गुजरात राइट्स के हवाले से, इंडिया की हिस्ट्री में मैंने पहली दफा पार्लियामेंट की स्पीच में सुना है कि जबरदस्ती मुसलमानों को हिंदू बनाने की एक मुहिम स्टार्ट की है, और वो भी गवर्नमेंट की पार्टी ने, जिसको गवर्नमेंट, ये मैंने पहली दफा इंडिया की हिस्ट्री में, आई कैन नॉट ब्लेम मिस्टर वाजपेयी फॉर दैट, आई कैन नॉट ब्लेम राजीव गांधी फॉर दैट, व्हाई मिस्टर नरेंद्र मोदी। और उनके मुतालिक इसलिए बात की जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान का पीस लार्जर उनके हाथ में है सर, क्योंकि ही इज अ मच बिगर पावर, ही हैज टू टेक द मोर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द पीस। एक बात यह है कि एक इल्जाम है मोदी पर। देखो, मेरी माँ इंडिया में थी इस टाइम पर, मैंने फोन किया था, अहमदाबाद में थी, कि ये क्या चल रहा है, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं रहा है गुजरात में। अहमदाबाद सिटी ऑफ 4 million people. ओके, इन 2 areas of rice. कच्छ में, मेरा जन्म कच्छ में है, कच्छ में 25% मुसलमान है, हर एक जाति का मुसलमान है, बोरा वोरा, बरेलवी, देवबंदी, सब कुछ है। कुछ नहीं हुआ था, कुछ नहीं, सिर्फ 2 areas में हुआ था, सारा गुजरात में। नाउ इट्स नॉट राइट, एग्री, राइट थे, राइट, अच्छी बात नहीं है। In my area in Kutch, you ask any Muslim, they've all improved their lives. They've all been given land to build houses. छोटा जमीन, ज़्यादा नहीं है. So I know them, I interact. Yeah. So that's one thing. That's not true that he discriminates. And since 2002 के बाद में कुछ नहीं हुआ है, right? And something else, दूसरी बात है, a lot of Muslim communities actually vote for him. Boras है, Woras है, they all vote for him, maybe for business reason. पता नहीं मैंने उसको, but the other thing is the court thing जो के rights में, I can't read his mind, but he spent 8 hours with SIT जो कांग्रेस ने चुना की थी, sitting committee, special investigation committee, कांग्रेस चुनी थी, 8 hours was grilled, continuous, they got files and files on him, bring thousands of papers, evidence, the court safety, I know we shouldn't get the courts involved, लेकिन जब भी कोर्ट ने क्लियर किया था, that's why he's in power actually. People all of India say, okay, we won't leave the media anymore.
Morality, I can't say. On moral grounds, that is, he has to decide what he does. आपको पता है हाफिज सईद जो है वो 4 साल जेल में रहा है, कोर्ट ने उसको क्लीन चिट दी, लेकिन क्या उसके हाथ में आप पाकिस्तान के लिए बात नहीं कर सकते, because I don't understand Pakistan court. नहीं, पाकिस्तानी कोर्ट तो पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया, इंडिपेंडेंट है, और हमने प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया पिछले दिनों पाकिस्तानी कोर्ट्स ने, मार्शल लॉ को अनलॉफुल डिक्लेयर किया। Today's Pakistan courts cannot be compared with previous Pakistan courts. Justified martial law. I don't agree, because I agree 5 years courts अच्छा चल रहा है, but the connections are still there. In India, I can tell you now, okay, courts are very slow. There are a lot of problems here. लेकिन still courts will not most likely fall under politicians. पहली बार ऐसा हुआ है कि every Muslim wants his daughter son to go to school. आप समझते हैं कि सेकुलर इंडिया जो है वो एज अ सेकुलर इंडिया प्रिजर्व रहेगा मोदी साहब के अंडर? Of course, India is not much obsessed. हम लोग इतने obsessed नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में या फिर टेररिज्म के बारे में. We are looking forward. आजकल वर्ल्ड बैंक के जो चीफ है जिम किम, उन्होंने कहा है वर्ल्ड नीड मोर लीडर्स लाइक मोदी. अमेरिका के जो राष्ट्रपति है बैरक ओबामा, he considers Modi as a superstar. Like Modi is like he's taking India forward. जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, जो ग्रोथ रेट हुई है, it has been highest in last previous 5 or 10 years. So like I don't think आप मतलब religion को लेके या इसको लेके why are we so obsessed about it? India and Pakistan both should think. नहीं, ये सवाल आपको मोदी साहब से नहीं करना चाहिए. Why he is so obsessed about religion? He's not obsessed. He's आपने खुद थोड़ी देर पहले कहा था कि मोदी जी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कहना है. फॉरेन पॉलिसीज, एवरीवन इवन कांग्रेस हैज अप्रिशिएटेड दैट मोदी जी's फॉरेन पॉलिसीज इज फिनोमिनल. आपके ख्याल में प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सकती हैं हैविंग नरेंद्र मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर एंड नवाज शरीफ एज द प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान? यू थिंक पीस अचीव हो सकती है? अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं और नवाज शरीफ साहब के पीछे के दौर भी देखें और ये अब जिस तरह से उन्होंने इनिशिएटिव लिया देखा, तो मेरे ख्याल में नवाज गवर्नमेंट ने हमेशा मतलब भारत की तरफ दोस्ती का ही हाथ बढ़ाया है और मोदी साहब की तरफ भी यकीनन दोस्ती अगर वो उनसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मिस्टर मोदी से बीइंग अ पाकिस्तान? अगर वो थोड़ा सा ये है कि बयानात पे कंट्रोल की जरूरत है, क्योंकि इससे तमाम पाकिस्तानियों की दिल आजारी होती है और यकीनन हुई है जिस तरह से आपने बताया कि उससे दिल आजारी है और फिर ये चीजें टेंशन क्रिएट करना शुरू कर देती हैं. राइट, वक्त एक ब्रेक है, वापस आऊंगा तो हाउस ओपन करूंगा इन पैनलिस्ट से सवाल जवाब करने के लिए, जिससे चाहे कर सकते हैं. वेलकम आफ्टर शॉर्ट ब्रेक. वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो. हाउस ओपन करें क्वेश्चन आंसर्स के लिए. सबसे पहले हमारे सामने जी, मैं आदर्श मिश्रा हूं और मैं कार्डिफ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहा हूं एंड आई एम हियर फॉर अ रिसर्च प्रोजेक्ट इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. और सबसे पहले आपने जो कंपैरिजन करा नरेंद्र मोदी वर्सेस हाफिज सईद का, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी कोई ऐसे आदमी नहीं है जिनके लिए इंटरपोल ने कोई रेड कॉर्नर नोटिस जारी करा, या फिर अगर आप कंपैरिजन करें तो ऐसा नहीं हो सकता है कि बराक ओबामा आज की डेट में हाफिज सईद से मिल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. बट बराक ओबामा ने नरेंद्र मोदी का वेलकम करा और वेलकम करने के बाद 26 जनवरी को वो हमारे गणतंत्र दिवस की परेड में भी आए. अमेरिका के वेंटेज पॉइंट से ना देखें, अमेरिका के वेंटेज पॉइंट है गुजरात राइट्स की वजह से उनको वीजा रिफ्यूज कर दिया था. और जहां तक बात यह है कि वो अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं हिंदुस्तान के और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिले और मिलना चाहते हैं, तो कल अगर यहाँ पे हाफिज सईद प्राइम मिनिस्टर बन गया तो जो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन है अमेरिका उनको ही मिलेगा आके. और इसकी मिसाल ये है कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को मिलिट्री कू के जरिए मुशर्रफ साहब ने गिराया, तो उस वक्त बिल क्लिंटन जो थे वो ना सिर्फ डेमोक्रेसी के दोस्त हैं, सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है अमेरिका, बल्कि नवाज शरीफ साहब के जाती दोस्त भी थे. तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम था कि एक डिक्टेटर से मिलना. आपको पता है उसके बाद इतनी जरूरत पड़ी अमेरिका को, जिस तरह अब जरूरत पड़ सकती है वाजपेयी साहब से उनसे मोदी साहब से मिलने की, इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी है, कि उन्होंने ना सिर्फ मुशर्रफ साहब से मिले इन यूनिफॉर्म, उनके अगले प्रेसिडेंट हुए बुश साहब, उन्होंने अलायंस बनाया मुशर्रफ साहब के साथ और मिलकर दोनों दुनिया में अच्छे से काम किए, दहशतगर्दी का खात्मा किया एक मिलिट्री डिक्टेटर के साथ मिलकर जो अमेरिका की पूरी फिलॉसफी के खिलाफ है. तो अमेरिका के ऊपर इतनी वो ना किया करे कनात कि उन्होंने मोदी साहब को कभी वीजा रिजेक्ट कर दिया गुजरात राइट्स की वजह से, कभी एक्सेप्ट कर लिया प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से. ये कोई क्राइटेरिया नहीं. वैसे आप कहें मोदी साहब अच्छे आदमी है तो वी विल. आप खुद ही बोलते हैं कि आप यूएन के मैंडेट पर भरोसा रखते हैं एक तरफ. यूएन इज नॉट यूएस. नहीं वो तो सही है, बट आप ये देखो ना कि यूएन में यूएस का वेटेज कितना ज्यादा है आज की डेट में. आज की डेट में अगर आप इंपॉर्टेंस देखो यूएस का, आपकी, हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यूएस इज यूएस, क्योंकि यूएस आज की डेट में. आप चाहते हैं हाफिज सईद प्राइम मिनिस्टर बने फिर यूएन को एड्रेस करें? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि हाफिज सईद को के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करा है. मैं ये बोल रहा हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि अपनी यूएन में लीबिया के कजाफी ने एड्रेस किया हुआ है. यूएन के अंदर उसामा बिन लादेन सऊदी अरब से इलेक्ट हुए थे, वो भी एड्रेस करते.
उसमें यूएस की जुरिस्डिक्शन नहीं होती और न्यूयॉर्क में बैठ के करते, तो दिस इज नॉट अ क्राइटेरिया। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने बात करी मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन की, तो मैं आपको बता दूं कि जो मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने ऐसा मुद्दा उठाया है कि सारे मुसलमान हिंदू में कन्वर्ट करे जा रहे हैं, उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। और उनके भाई नहीं, उनके भाई के बारे में अगर आप देखोगे तो उनका स्टेटमेंट ये था, मैं स्टेटमेंट यहाँ बोल नहीं सकता हूँ, उनका स्टेटमेट ये था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो 25 करोड़ मुसलमान भारी पड़ जाएंगे 100 करोड़ हिंदुओं पे। तो ये उनका स्टेटमेंट था। अच्छा, एक मिनट, पहली बात ये है कि जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके बारे में आप आपने मोदी साहब का स्टेटमेंट सुना है? आप बताइए। मोदी साहब ने ये कहा कि उनसे अवाम की अदालत एक आपका प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने सवाल पूछा गया उनसे, 2 सवाल बताऊंगा, आपने वो स्टेटमेंट की बात की है। उनसे सवाल ये पूछा गया कि जी अगर ये मुंबई अटैक आपके दौर में होता तो आप क्या, और आप प्राइम मिनिस्टर होते आप क्या करते? उन्होंने कहा वही करता जो गुजरात में किया। ऐसा उन्होंने नहीं बोला था, आप गलत बोल रहे हैं। मैं अभी एक प्रोग्राम को विटनेस करके बता रहा हूँ कि ये इस जवाब के बाद मैं ये फुटेज चलेगी। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता, मुझे देर नहीं लगती। पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। पाकिस्तान हमको मार के चला, पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे मंत्री जी अमेरिका गए और रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार के चला गया, बचाओ बचाओ। ये कोई तरीका होता है क्या? पड़ोसी मार के चला जाओ और अमेरिका जाते हो? अरे पाकिस्तान जाओ ना। आपकी अदालत में उन्होंने ये चीज बोली थी कि पाकिस्तान जिस भाषा में समझाएगा उस भाषा में समझाएगा। वो उसका अगला जुमला है कि अगर मुंबई अटैक उनके नजदीक पाकिस्तान ने किया तो उस भाषा का जवाब टेररिज्म दिया जाए। आपके वजीर दिफा ने भी कहा कि टेररिज्म का जवाब टेररिज्म देना। वो अलग बात है। मैं नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी ऑलवेज बिलीव्स इन पीस एंड दैट इज द रीजन एज टू व्हाई ही इनवाइटेड नवाज शरीफ फॉर हिज ओथ टेकिंग सेरेमनी एज वेल, एंड आई डू थिंक दैट ही इज क्राइटेरिया। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने लेकिन आपने भी गौर किया मोदी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर कि मैं 1 मिनट नहीं लगाता, जो मैं गुजरात में किया वही दोबारा कर देता। आप जाके देखिएगा YouTube पे, जाके देखिएगा, फिर आई विल बी हियर ईमेल में। नहीं, I'll say to you, आपने इसको रिस्पॉन्ड करना। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इट इज रिस्की फॉर इंडिया इटसेल्फ टू ओवर पब्लिसाइज वन पर्सन नेम्ड नरेंद्र मोदी। अब ये ना कह दीजिएगा पर्सन लाइक नरेंद्र मोदी, फिर माइंड अब किसी और एक मिनट, पाकिस्तानी किसी को हमने जी आपके पॉइंट में आगे लेके जाऊंगा। आप 2-3 साथियों ने कहा है कि जो मुसलमान इंडिया में रह रहे हैं वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर रह रहे हैं। ये जो रिपोर्ट जिसकी इन्होंने जिक्र किया, ये किसी पाकिस्तानी ने नहीं बनाई, ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बनाई गई थी, जिसमें उनके चीफ जस्टिस ने बनाई है जी। एग्जैक्टली कि जो एवरेज सैलरी है मुसलमान की वहाँ पे वो मिनिमम वेज है उससे भी कम है। हाउ कुड यू से कि मतलब मुसलमान जो इंडिया में वो पाकिस्तान से ज़्यादा खुश रह रहे हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी शुड नॉट बी लाइक bothered about what in India. They should be bothered about like why don't we break these barriers and move forward together? हम लोग हमेशा why are we so obsessed? हम इतने obsessed क्यों है कि अच्छा उसके साथ ये हुआ अब हमें ये करना है, उसके साथ ये हुआ अब हमें ये करना है। Why not Pakistan thinks कि इंडिया में इंडिया में एजुकेशन बूम हो रहा है। नहीं मेरा जवाब दीजिए। इंडिया में जैसे एजुकेशन, why not Pakistan is taking inspiration from education in India? Suppose like we have very big institutes like IITs, like why not we work together to build same kind of institutes in India, institutes in Pakistan? Why don't we go and build same kind of human rights as there in India in Pakistan? Why not Pakistan, which is getting so much money as foreign aid, they invest in civilian development? Like we are very much bothered about civilian development. Like let's not talk about like religion पे नहीं, as a people as a whole. ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी। इंडियन स्टूडेंट जी पीछे प्लीज। मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। पाकिस्तान के लोगों को अब ये अपनी मोरल ऑब्लिगेशन क्यों लगती है कि अगर माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम्स का कहीं पे भी कि उनके राइट्स को चैलेंज उनके राइट्स को रिप्रेजेंट करना, कहीं भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो व्हाई डज पाकिस्तान थिंक कि इंडियन मुसलमानों को लेके क्यों इशू खड़ा करते हैं, जबकि उनका खुद का ह्यूमन राइट्स, आपका खुद का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत खराब है। पाकिस्तान इज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया क्लेम्स टू बी अ सेकुलर स्टेट। तो जहाँ पे सेकुलर स्टेट और इस्लामिक रिपब्लिक का सवाल आएगा, इस्लामिक रिपब्लिक का मतलब यही होता है कि इस्लाम जो है ये एक आलमगीर मजहब है और हमें एज ए मुस्लिम ब्रदरहुड जो है सबके साथ हम कंबाइंड हैं। ये सिर्फ इंडिया के मुसलमानों की बात नहीं है। आज अगर सऊदी अरब के और यमन के मुसलमानों की बात होती है या बर्मा के मुसलमानों की बात होती है, हम उसके ऊपर भी एज ए पाकिस्तानी हमारा यही स्टैंड है। मेरा नाम मोहम्मद उबैदुल्ला है, पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है और मैं MSc फाइनेंस कर रहा हूँ। अगर हम देखें दोनों साइडों पे, हम ग्रेड 3, 4, 5 की बुक्स उठा के देखें, उसके अंदर बताते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है, हमने ये किया, हमने वो किया। अगर हम उस बेसिक को चेंज कर रहे हैं कि डिफरेंट तरीके से बताया जाए, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट डालेगा
अच्छा, चलिए अगर मान भी लेते हैं कि यार हिस्ट्री का पता होना चाहिए, लेकिन बाद में इस मामलात को डिफ्यूज़ करने के लिए या चेंज करने के लिए कोई और बात नहीं कही जाती। और ओवर द टाइम जब गवर्नमेंट्स आती हैं, जब गवर्नमेंट के लेवल पर बात होती है और गवर्नमेंट फिर आके जिस तरह के मोदी साहब बांग्लादेश गए हैं और इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी है जिससे सबकी दिल आज़ारी हुई है, और अगर इसी तरीके से कहते हैं कि जी हमने 71 लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इंडिया ने बंगाल के साथ मिलकर जंग लड़ी है पाकिस्तान से, उसमें आपको प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कहने की बात है कि इस तरह के बयान आएंगे तो वो ठीक नहीं है। उसके बाद बेशक हम वो अमन की आशा को करें या समझौता एक्सप्रेस को करें, वो मामला सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी जब तक हम बेसिक को ठीक ना करें। और वैसे मैं आपको इंडियन पैनलिस्ट को एक पॉइंट ऑफ व्यू दूं पाकिस्तान का, ऑब्वियसली मैं डिनाई नहीं कर सकता जितना न्यूट्रल बन जाऊं, कि जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ISI फौज की जो पूरी इंडिया सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी है वो बनी ही ये सोच के है कि 71 में जो इंडिया ने जिस तरह किया बंगाल की मूवमेंट का, तो वो दोबारा उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे वो अपने तौर पे जो कुछ करते रहते हैं, तो उसमें थोड़ा क्रेडिट तो आप लेना इंदिरा गांधी जी का और रॉ का, और जो आपने तोड़ा मिलकर और आप लाना उसको क्रेडिट भी लेते फिर रहे, तो आप कुछ तो जिम्मेदारी लेना उसकी। I have not read and where मैंने भारत की तमाम टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं और मैंने कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं देखा कि पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है। मेरे घर में आज भी किताबें मौजूद हैं और मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, वो हमेशा मोंजोदड़ो और टेक्सला के बारे में बात करते हैं। तकसीम हिंद पर बहुत जोर दिया जाता है। And that too on the basis. अच्छा, आप अपनी कोर्स बुक्स में 71 के वॉर को किस तरह एक्सप्लेन करते हैं? 71 war is largely from the 71 की जंग को बांग्लादेश के हवाले से देखा जाता है और देखा जाता है मजहब और जबान का इस सारे अमल में क्या किरदार था और ये सब कुछ कैसे हुआ। That is how it happened. वैसे सर इसको डिफेंड पाकिस्तान इज नेवर इसको इस तरह जस्टिफाई करना मुनासिब है, वरना तो पाकिस्तान कश्मीर को लेकर डिफेंड करता है, इंडिया में इंटरवेंशन करेगा। तो बंगाल को लेकर आप अगर डिफेंड करते हैं इंडिया वाले, पाकिस्तान कश्मीर को लेकर उसको डिफेंड करेगा। मेरे ख्याल में जंग को तारीखी तौर पर बयान किया गया है। मेरा नाम पराग भार्गव, मैं ऑक्सफोर्ड में शेवनिंग स्कॉलर की तरह हूँ। मैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हूँ। मुझे ये लगता है कि ये काफ़ी सारे जो डिस्कशन हैं इंडिया में भी मीडिया में इस तरह आते हैं, कभी भी ये नहीं पूछा जाता, ध्यान नहीं दिया जाता कि जो सबसे गरीब लोग हैं, और पाकिस्तान और इंडिया में दोनों में शायद काफ़ी गरीबी भी है। मैं ऐसे लोगों को भी मिला हूँ इंडिया में जिनको ये भी नहीं पता कि इंडिया क्या है। उन्हें सिर्फ ये लगता है कि इंडिया वो है जो एक टीम है, क्रिकेट टीम। एक दो छोटी चीज़ें बोलना चाहता हूँ। असल में अगर आप देखें तो बाहर, हम यहाँ इंग्लैंड में बैठे हैं, आप यहाँ का बेसिक वो देखिए, यहाँ के स्कूल्स कैसे हैं। जो सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, कोई प्राइवेट स्कूल की बात नहीं हो रही। भारत में आप देखें या पाकिस्तान में देखें, सरकारी स्कूल मैंने दोनों जगह तो नहीं देखे हैं। नहीं, पाकिस्तान में बुरे हालात में। हाँ, तो भारत में भी हैं। अपनी अपनी सरकारों की तरफ देखें और बोले कि जो हमारे गरीब हैं, बहुत हैं, बहुत हैं, बहुत खराब हालात में रह रहे हैं, बहुत कुछ बेसिक नहीं है। अपने आप एनर्जी थोड़ी उस तरफ में हो सकता है। मैं इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, वो बात मुझे पता है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटीज अलग होती हैं, लेकिन कभी कभी इम्प्रैक्टिकलिटीज से भी कुछ निकलता है। मैं तो आपके पास बड़ा इंस्पायर हूँ, सोच रहा हूँ प्रोग्राम ही ब्रॉडकास्ट ना करूँ, क्योंकि इसका तो फायदा कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ भारत में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं, NGOs, इंडिविजुअल्स, सब लोग। मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी चिंगारियां हैं, आग नहीं है, और वो पाकिस्तान में भी होगा। अगर भारत और पाकिस्तान के लोग अपने अपने देश में अपनी तरह लोगों की सोचें पहले, और चिंगारी को आग, अगर वो चिंगारी को आग बनाएं तो ये चीजें भूल जाएंगी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को चीन से सीखना चाहिए। चीन की मुखालफत हिंदुस्तान के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, दोस्ती पाकिस्तान के साथ है, लेकिन दोनों केसेस में वो खामोशी से अपने मुल्क के अंदर रीजनल डिस्पैरिटीज कम कर रहे हैं और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी पे फोकस कर रहे हैं। वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के इशू को हाईलाइट नहीं कर रहे। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, तो भाई हम जिस रीजन में वहाँ वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है वो साउथ एशिया में भी होना चाहिए। मेरा नाम फराज जनान है, मैंने रिसेंटली यहाँ से PhD की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। मोदी साहब के इस एक एडवेंचर का करने का जो उनका एक वो है ख्याल कह लें या जो भी कह लें, जेस्चर कह लें, उसको हम बहुत डाउन प्ले कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बर्मा में अगर हम देख लें, इंडिया ने ऐसा कभी भी नहीं किया कि किसी और मुल्क में अंदर जाके ऑपरेशन करे, उसके बाद फिर ओपनली कहे कि ये हम कहीं भी कर सकते हैं, या वज़ीर दिफा बयान देके दहशतगर्दी का जवाब दहशतगर्दी करके एग्जैक्टली। इसके अलावा उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो बहुत ही कंट्रोवर्शियल साहब लगे हैं, और उनके अगर आप लेक्चर्स देखें जगह जगह पे, जिस तरह वो कहते हैं कि बलूचिस्तान
को वो किस तरह रॉ सपोर्ट की जो एलिज इन्वॉल्वमेंट है एग्जैक्टली 7 साल उन्होंने पाकिस्तान में भी गुजारे, वो कहानी भी वो सुनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम जमा करें तो ये बात वाज़ेह है कि मोदी साहब एक बहुत फार राइट पॉलिटिक्स करते हैं और एडवेंचर करने से वो कभी भी कतराएंगे नहीं। मैं मोदी जी को देखता हूँ, ही इज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, एंड ही इज वेरी मच डिटरमाइंड। उनका बहुत बड़ा विजन है, फॉरेन पॉलिसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है। फॉरेन पॉलिसी का विजन कैसा है उनका? लाइक टू हैव लाइक नेबरिंग कंट्रीज, जब उनका ओथ सेरेमनी हुआ था उन्होंने सारे नेबरिंग कंट्रीज को ओथ सेरेमनी बुलाया। ये बहुत 7 कंट्रीज को बुलाया। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ही डिडंट इनवाइट यूरोपियन लीडर्स, ही डिडंट इनवाइट अमेरिका, ही डिडंट। नहीं, वो तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था मनमोहन सिंह जी को, वो नहीं गए। वो मनमोहन सिंह जी, वो आपका अपना ओपिनियन है मोदी जी के बारे में, उनसे लाइक इंडिया पाकिस्तान की डिस्कशन जारी है। मिलते हैं एक क्विक ब्रेक के बाद। जी वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। मेरा नाम अजहर जावेद है और मैं दुनिया मीडिया ग्रुप को यूके में रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरे जो दोस्त हैं अंजुल, इन्होंने बड़ा एक बात की शुरू में कि शाहिद अफरीदी इनके फेवरेट स्टार हैं। मैं इस पे बात करूंगा। देखें, पाकिस्तानी आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप आईपीएल में किसी पाकिस्तानी को आने नहीं देते। सही बात। आप क्रिकेट एक ऐसा समझ लें कि मीडियम है जिससे दोनों मुल्कों को आप बहुत करीब ला सकते हैं। ये माजी में भी साबित हुआ। मुझे याद है 15-16 साल पहले एक दफ़ा पाकिस्तान इंडिया में खेलने गया तो स्पेशली लाहौर से एक ट्रेन गई जिसमें 2000 वीज़े दिए गए थे। मैं उस ट्रेन में शामिल था और वहाँ पे मोहाली जाके हमने मैच देखा। शहरयार खान साहब पीसीबी वाले बार बार जाके आपको कहते हैं यार हमारे साथ मैच खेलो, चाहे दुबई में खेल लो। आपके मोदी साहब का इतना अच्छा मेकअप किया गया है मीडिया में, इंडियन मीडिया ने, और जो जब वो जीते हैं तो तमाम आपके बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ग्रुप उनके पीछे थे। क्या आप इसको डिनाई करेंगे? तमाम अंबानीज, मित्तल्स, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। एक बंदे को आप इतना ज्यादा सेंसेशनलाइज करेंगे, इट्स डेंजरस। अब यहाँ पे हमने, आप कह रहे लाइक कुछ भी हो रहा है, एवरीथिंग यू स्टार्टेड विद क्रिकेट, यू रीच्ड मोदी, यू स्टार्ट विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एक जनरल क्वेश्चन है, चले एक लम्हे के लिए हम इंडियन पाकिस्तानी से हट के बात करते हैं। मोदी साहब के बारे में ही क्यों कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ के बारे में क्यों नहीं कर रहे? कोई तो बात है जिसकी पर्दा रह रही है। Myself is Shifali Shishodia, so I'm doing my TPhil in chemistry here, and I'm an Indian. पाकिस्तान हाथ बढ़ाता है बट इंडिया हाथ नहीं बढ़ाता है। सो रियलिटी शोज तो हर जगह होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। आई थिंक रियलिटी शोज दैट इज दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे ओपिनियन बनती है लोगों की। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि रियलिटी शोज में कितने इंडियंस को इनवाइट किया जाता है? पाकिस्तान में तो इंडियन सिनेमा ओपन है और पाकिस्तान का जो केबल नेटवर्क है उसके अंदर स्टार प्लस के ड्रामे, इंडियन मूवीज चलती हैं। पूजा भट्ट साहब की दवाई है, महेश भट्ट साहब मेरे शोज पे आए, ओम पुरी साहब आए, नसीरुद्दीन शाह साहब ने पूरा ड्रामा किया उधर आके स्टेज। जो आना चाहे वो आ सकता है, जो आना चाहे। लाइक इंडिया में वी वेलकम पीपल, राइट? नहीं तो वो भी वेलकम होके आते हैं, पत्थर थोड़ी खाने आते हैं। महेश भट्ट पत्थर थोड़ी खाने आते हैं। We have been listening to like राहत फतेह अली खान every time, everything. So it's not like this. You can't just portray कि इंडिया कभी हाथ नहीं बढ़ाता है आगे फ्रेंडशिप का and all this stuff, because like I have इस बात की कदर करनी चाहिए जी पाकिस्तानियों को, बिल्कुल। ये अगर वो कह रही है I have voted for अमानत अली कि वो जीते, and that too in a show of Indian Idol, not the Pakistan Idol or something worldwide international idol or something. बहुत शुक्रिया।